पूरी दुनिया की इकोनॉमी ध्वस्त हो चुकी है। लोग कह रहे हैं 10 दिन युद्ध और चल गया तो कोविड जैसे हालात हो जाएंगे। तो 15 देश अगर किसी युद्ध में शामिल हो तो लोग कह रहे हैं फिर विश्व युद्ध और क्या होता है। जैसे हमारी टीवी सीरियल में होता है ना, किसी हीरो या हीरोइन के लाइफ में फिर से एक्स लौट कर आता है तो बवाल होने शुरू हो जाते हैं। हाँ, उनको लेकर बड़े मीम शेयर होते हैं कि बस मुझे कैसे भी कर युद्ध में शामिल होना है। वो पर एक टॉम हॉक मिसाइल एक है जो अमेरिका के पास है और शायद एक दो देशों के पास है। नहीं सर, अपने फिल्मों वाली अगर नजरिए से देखें तो ईरान भी एक लीड कैरेक्टर की तरह है जो अकेला इतने सारे लोगों से लड़ रहा है। बिल्कुल। और पहले का मेहमान बन के गया था और फिर उस पर हमला हो गया और उसमें करीब 80 जो कैडेट्स होते हैं नेवी के वो मारे गए। श्रीलंका ने सारे उनको यूज करो, युद्ध करो, ये पूरा का पूरा एक तंत्र पीछे चलता रहता है। हम बेवकूफ बने खबरें देखते रहते हैं कि साहब इस कारण से हमला हुआ है, इस कारण से युद्ध हुआ है, पर वो शायद सारी सूचनाएं रशिया और चाइना ने दी, इसीलिए इतने सटीक हमले कर पा रहा है ईरान। एआई जनरेटेड वीडियो से ज्यादा जो वीडियो गेम्स है उनके वीडियो ज्यादा हैं। पर उन्होंने सर अपने जो मिलिट्री के हेड्स थे उनको अवार्ड जरूर दे दिए कि भाई ये गिरा के आए हैं। इवन उनको पकड़ के कहा ये है जिन्होंने गिराया था विमान। दुनिया युद्ध की तरफ जाती है, वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जाती है, तो इंडिया हमें किस गुट में नजर आ सकता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। सर, फिलहाल दुनिया में जो हम माहौल देख रहे हैं उसको देखकर वाकई में सवाल आ रहा है कि चल क्या रहा है। सब लोग पूछ रहे हैं चल क्या रहा है। यस, मतलब दो देशों ने तय कर लिया कि एक दिन हम वन फाइन डे हम एक कंट्री पे चढ़ाई करेंगे। बिल्कुल, उन्होंने चढ़ाई कर दी साहब और पूरी दुनिया की इकोनॉमी ध्वस्त हो चुकी है। लोग कह रहे हैं 10 दिन युद्ध और चल गया तो कोविड जैसे हालात हो जाएंगे। तो चल क्या रहा है? तो सर ये मतलब ये वर्ल्ड वॉर 3 चल रहा है या फिर ये शुरुआत है? एक पूरा तबका ये कह रहा है कि जिस युद्ध में 12-15 देश शामिल हैं जी, भाई, खाड़ी के सारे देश हमला तो नहीं कर रहे पर उन पे हमले हो रहे हैं। और अमेरिका के साथ यूके युद्ध में शामिल है और एक दो देश और शामिल हैं नाटो के। तो जब 15 देश अगर किसी युद्ध में शामिल हो तो लोग कह रहे हैं फिर विश्व युद्ध और क्या होता है। तो सर अपन अभी इंडिया में हैं और इंडिया वालों को सबसे ज्यादा फिक्र ये है कि हम लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हैं फिलहाल। भारत ने पहली बार एक रास्ता चुना जिसको बोलते हैं मौन व्रत का रास्ता। भारत हमेशा ये कोशिश करता रहा है कि हम किसी से सीधी दुश्मनी तीसरे किसी मामले में ना लें और हम हमेशा जैसे इजराइल और फिलिस्तीन का मामला है, हमारी दोस्ती इजराइल से भी बहुत अच्छी रही, फिलिस्तीन से भी बहुत अच्छी रही। यासिर अराफात के मिसेज इंदिरा गांधी के साथ फोटो आते थे, फिर बाद में बीजेपी की सरकार आई तो फिलिस्तीन के साथ भी हमारे रिश्ते अच्छे रहे। हमेशा हम एक संतुलित हमारा रिश्ता सबके साथ रहता था। इसमें भी ईरान के साथ हमारे लंबे समय से रिश्ते रहे हैं। ईरान अक्सर भारत का पक्ष लेता रहा है। हालांकि जब जब मुसलमानों से जुड़ा कोई इशू आता है, मान लीजिए कश्मीर में या कोई और, तो कई बार वो भारत का विरोध भी किया है खेमनेई ने, लेकिन कुल मिला के वो भारत का साथ देता रहा है पाकिस्तान के मामलों में, यूएन वगैरह में। तो हमारा रिश्ता उनसे भी अच्छा है, इनसे भी अच्छा है। लेकिन इस बार ये हुआ कि हम थोड़ा सा चुप्पी साधे हुए हैं। तो क्या रीजन है सर, इस चुप्पी के पीछे का रीजन क्या है? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इंडिया उस देश में से है, मतलब एक होता है ना सर हमारे दोस्तों का ग्रुप होता है, वैसे देशों का ग्रुप है कि एक होता है कि जो ग्रुप में सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। वैसे इंडिया जो है एक्स पर बाकी प्लेटफॉर्म पर बड़ा एक्टिव रहता है। कोई भी देश विदेश में घटना होती है तो उस पर बहुत जल्दी रिएक्शन आता है, पर इस बार ये रिएक्शन देरी से क्यों आ रहा है? एक्स तो खैर नए जमाने की चीज है, सोशल मीडिया पे देश रिएक्ट करते हैं या उस पर पोस्ट करते हैं शासनाध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष। लेकिन इस बार पिछले लंबे समय से कहिए, मतलब जब से ये टैरिफ का जो ये जंजाल आया है ना ट्रम्प की तरफ से, तब से भारत ने थोड़ा सा लो प्रोफाइल रहना तय कर लिया है और भारत कम रिएक्ट करता है। लेकिन ये जो मामला था इसमें कुछ चीजों में भारत की अच्छी खासी किरकिरी हुई, जैसे कि ईरान में स्कूल पर एक टॉम हॉक मिसाइल एक है जो अमेरिका के पास है और शायद एक दो देशों के पास। वो अमेरिका ने बरसाई और 150 बच्चियों की मृत्यु हो गई ईरान में। ओके। उस पर भी भारत ने संवेदना व्यक्त नहीं की। अभी 12-13 दिन बाद अभी विदेश विभाग के एक प्रवक्ता ने उस पर संवेदना व्यक्त की। ओके। तो चुप्पी कुछ ज्यादा हो गई। यही सर इंडियन ओशन में एक और जो लड़ाकू जहाज था उस पर भी मिसाइल दागी गई थी और उस पर मैंने वीडियो भी देखा था आपका कि इंडिया वाले जो है वो 8 घंटे में बाय एयर या फिर पानी के रास्ते से पहुंच सकते थे, ऐसा कुछ। तो वो क्या था सर? वो भारत में एक युद्धाभ्यास जब चलते हैं, कई देश शामिल होते हैं, तो एक भारत में युद्धाभ्यास जैसा एक चल रहा था
और उसमें ईरान का जहाज भी आया हुआ था। ठीक है। उस युद्धाभ्यास के बाद उधर युद्ध शुरू हो गया। तो जब वो वापस लौट रहा था उसी दौरान, तो श्रीलंका का जो उस वो वाला छोर है जो हमें नहीं दिखता उस तरफ हाँ का, हाँ वहाँ एक गाले एक जगह है जहाँ पे क्रिकेट मैचेस होते हैं स्टेडियम में। ठीक उस है। गाले के उस तरफ इस जहाज पर अमेरिका ने हमला कर दिया अपने पनडुब्बियों से, ओके। और वो जहाज डूब गया। भारत में का मेहमान बन के गया था और फिर उस पे हमला हो गया, और उसमें करीब 80 जो कैडेट्स होते हैं नेवी के जी। वो मारे गए। श्रीलंका ने सारे राहत उपाय किए, उनको बचाया, कुछ लोग कुछ बच भी गए, और जो मर गए उनकी अस्थियां वगैरह कल, उनके शव वगैरह कल उन्होंने भिजवाए, पिक्चर्स आए थे। ठीक तो है। भारत ने इस पे दो तीन चीजों पे बात होती है। पहला तो ये कि भारत ने इस पे संवेदना नहीं व्यक्त की, जैसे बच्चियों पे हमले पे नहीं की काफी समय ठीक तक। है। दूसरा, आपके यहाँ से मेहमान बन के फिर वो गया था, तो एटलीस्ट आप कुछ तो करते। मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम परिवार में भी कोई खाना खाने आता है, जी। जब वो खाना खा के लौटते हैं तो हम बार बार फोन करके पूछते हैं आप घर पहुंच पहुंच गए, गए ना। सकुशल पहुंच गए। तो हम कुछ तो कदम उठाते, उनकी राहत देते, राहत पहुंचाते, बचाव कार्य करते। हम हिंद महासागर को अपना महासागर बोलते हैं जिसमें हिंद शब्द जुड़ा हुआ है, और हम फर्स्ट रेस्पॉन्डर अपने आप को बोलते हैं कि हिंद महासागर में कुछ भी होगा तो भारत सबसे पहले कदम उठाएगा। कई बार जैसे वो डाकू वगैरह हमला कर देते हैं जहाजों पे दुनिया के, हम मदद करते हैं। तो सर, इस ऑल ओवर जो इंसिडेंट फिलहाल दुनिया जहान में चल रहे हैं, एक कहते हैं ना मेन कैरेक्टर किसी भी स्टोरी का कौन होता है, तो हम उसे फिलहाल देखें तो हम ट्रम्प को कह सकते हैं कि वो कहानी के फिलहाल मेन कैरेक्टर बने हुए हैं, क्योंकि शुरुआत भी वहीं से होती है और कई बार फाइनल टेक भी उन्हीं का ही होता है। और ये हमने इंडिया और पाकिस्तान वाली वॉर के टाइम पर भी देखा किस तरीके से चीजें हुई। तो उनकी वजह से सारी चीजें हो रही है, उनकी वजह से चीजें कंट्रोल में है। इस पर आपका क्या टेक है? इस बार मुझे लगता है मुख्य किरदार ट्रंप से ज्यादा ईरान हो गया है। क्यों? क्योंकि ट्रंप ने 4 दिन पहले बोला कि भाई हम सब कुछ हासिल कर चुके हैं, अब हम युद्ध लंबा नहीं चलेगा। तो ईरान का फिर रिएक्शन आया कि इस बार खत्म तुम नहीं करोगे, शुरू तुमने किया है बट खत्म हम करेंगे। तो अब सारी नजरें ईरान पे है। ट्रंप तो फंस गए हैं और निकलना चाह रहे हैं अब इससे, और लेकिन ईरान कह रहा है कि नहीं। नहीं सर, अपने फिल्मों वाली अगर नजरिए से देखे तो ईरान भी एक लीड कैरेक्टर की तरह है जो अकेला इतने सारे लोगों से लड़ रहा है। बिल्कुल। और पहले ही दिन अपने स्टार्टिंग के युद्ध के दिनों में अपने मेन लीडर को खो देना और उसके बाद भी टिके रहना, तो ये अपने आप में एक मजबूती दर्शाता है किसी भी देश की। तो जो ट्रंप है फिलहाल, उनको लेकर ना बहुत ऐसे परसेप्शन से हैं कि उनके कारण ये सारी चीजें हो रही है, क्योंकि चाहे वो ट्रेड वॉर हो, चाहे ऐसे ग्रीनलैंड को ऑफिशियली खरीद लेने की बात करना हो, तो ऐसी सारी चीजें होती है तो वो तानाशाह वाली फीलिंग नहीं आती। निश्चित रूप से। आपने बीच में एक बात बोली, खामनेई पहले ही दिन मारे गए जी। अभी आप ट्विटर पे जाएंगे तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं खामनेई अभी जिंदा है। ये भी एक ये भी एक वो चलता है कि उसने अभी तक उसकी अंत्येष्टि क्यों नहीं की, उसका अंतिम संस्कार क्यों नहीं किया, और कई ऐसे लोग तथ्य बताते हैं कि वो अभी भी जिंदा है। तो ये भी एक बड़ी मिस्ट्री हो सकती है, कल को वो निकल के आ जाए, बट संभावना कम लगती है। बट जो आप ट्रंप को तानाशाह जो बता रहे हैं, सबसे अजीब बात है कि ट्रंप ने दुनिया को अपने हिसाब से चलाना तय कर लिया है। जी। वो एक दिन जाकर वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा के ले आते हैं और उनको जेल में डाल देते हैं। बिल्कुल। है ना, वो मनचाही टैरिफ लगा देते हैं, वो ईरान पे हमला कर देते हैं, और अभी तो उन्होंने युद्ध छेड़ा हुआ है और उससे सारी दुनिया किसी न किसी रूप से प्रभावित है। हम युद्ध में शामिल नहीं है बट हम युद्ध से प्रभावित हैं। हमारे यहाँ एलपीजी और तेल की शॉर्टेज है, या सरकार कहती शॉर्टेज नहीं है, बट लोगों में एक पैनिक है शायद, इसलिए लाइनें लंबी लग रही है, जो भी है। पर हमारे जहाज रुके हुए हैं, ये बात तय है। 2 जहाज कल परसों आए। तो सारी दुनिया प्रभावित है एक आदमी की मनमानी से। आश्चर्यजनक बात यह है कि सबको पता है कि उन्होंने झोंक रखा है युद्ध में, फिर भी कोई बोल नहीं रहा है अगेंस्ट। बिल्कुल। एक स्पेन का एक राष्ट्रपति है जो एकमात्र आदमी है जिसने अपनी संसद में और अलग अलग मोर्चों पे, अलग अलग मंच पे खुल के खिलाफ बोला है कि युद्ध गलत है। सर, इन सब चीजों के बीच में हम सोशल मीडिया देखते हैं तो नॉर्थ कोरिया के जो हैं किम जोंग उन, हाँ, उनको लेकर बड़े मीम शेयर होते हैं कि बस मुझे कैसे भी कर युद्ध में शामिल होना है। वो एक व्यक्ति ऐसा है जिसको सबसे खौफनाक कहा जाता है सालों से। टीवी के चैनल उसके यूट्यूब से निकाल के ऐसे ऐसे वीडियो सालों से चला के अपनी टीआरपी बढ़ाते आए हैं कि साहब ये सबसे बड़ा तानाशाह है, और किम जोंग उन ऐसे उठता है, ऐसे खांसता है, ऐसे सोता है,
ऐसे रोता है, ऐसे हंसता है, मतलब क्या क्या नहीं चला है उसके बारे में, जी। क्या उसका खौफ है और क्या उसके लिए लोग रोते हैं उत्तर कोरिया में। हजार तरह की चीजें चली। सर एक मैंने सुना था उनके जैसा हेयर कट भी कोई नहीं रख सकता वहां पर। हाँ, उन्होंने ऐसे कानून कर रखे हैं, ऐसे नियम कायदे कर रखे हैं कि उसकी पर्सनैलिटी अलग दिखनी चाहिए, आप फॉलो नहीं। वो हमेशा ट्रेन में चलते हैं, वो कभी हाँ हवाई वो जहाज से नहीं जाते क्योंकि हाँ सुरक्षा सर मैं के थोड़े दिन लिहाज से। पहले वीडियो देख रहा था कि उनको फ्लाइट में जाने में डर लगता है, उनको लगता है कि सेफ नहीं है, इसलिए वो खुद की ट्रेन रखते हैं और वो दुनिया की सबसे सेफ ट्रेन है। हाँ, ऐसा एक ऐसा वीडियो कहा मैंने जाता देखा है। था। वो पूरी एकदम सैनिकों से और हथियारों से लदी फदी एक ट्रेन होती है, उसमें वो जाते हैं। अमेरिका भी एक बार गए तो हाँ। उसी ट्रेन में वो गए। अमेरिका या किसी दूसरी जगह शायद बात हुई थी ट्रम्प और उनके बीच, हम्म। तो ट्रेन में ही गए। तो मीम्स बहुत सारे उनके इसलिए चल रहे हैं कि वो सबसे खतरनाक तानाशाह कहे जाते हैं, और पिछले सालों में इतने सारे युद्ध हो गए, कहीं भी वो नजर नहीं आए। उनकी मिसाइलें अभी भी बेचारी हाँ टेस्ट करते रहते हैं। वो टेस्ट कर करके उनको वो करते रहते हैं। आपको एक चीज बताता हूँ, मैं मेरे एक मित्र हैं जो एयर कोमोडोर रह चुके हैं अच्छा। भारतीय सेना में, वायुसेना में। वो कहते हैं ये जो सारे युद्ध चलते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हथियारों के को बेचने के लिए चलते हैं। जो आपने बोला ना कि वो टेस्ट करता रहता है हम्म। लोग, वो कहते हैं कि एक एक्सपायरी डेट होती है हर हथियार की, हर मिसाइल की, हर चीज। ओके। तो कई देशों को जब वो एक्सपायरी डेट निकल जाती है तो उनको डंप करना पड़ता है मिसाइलों को, और समुद्र में ऐसी जगह तय होती है जहाँ पे जाके आपको डंप करना होता है। अच्छा। तो ये तो नुकसान हुआ। तो फिर उनको टेस्ट करो, उनको यूज करो, युद्ध करो। ये पूरा का पूरा एक तंत्र पीछे चलता रहता है। हम बेवकूफ बने खबरें देखते रहते हैं कि साहब इस कारण से हमला हुआ है, इस कारण से युद्ध हुआ है, पर हथियारों को बेचना, हथियारों की फैक्ट्रियों को बढ़ाना करना, उसके लिए ये सब चीजें भी होती सर हैं। इसको ये बात सुनकर मेरे को वो एडवर्टीजमेंट याद आ रहे हैं जो अखबारों में मैं अक्सर पढ़ता हूँ, सबसे बड़ी सेल, दो भाइयों के बीच में लड़ाई होने के कारण इतनी बड़ी सेल है, बाढ़ आ जाने के कारण इतनी बड़ी सेल है। तो ये बेचने का तरीका है इन शॉर्ट। ये युद्ध की खेल अब सवाल ये है सर कि अगर इन केस वो युद्ध में शामिल होते हैं तो आपको क्या लगता है कि उनका रुख किसकी साइड हो? अभी तो कोई आसार लग नहीं रहे, क्योंकि उसकी जो दुश्मनी है वो तो अपने पड़ोसियों से है, जापान और साउथ कोरिया से। और वहां ऐसा कोई कारण नहीं बन रहा कि कोई युद्ध हो। इस युद्ध में वो ईरान के साथ शामिल हो जाए तो ऐसा लगता नहीं। जब चाइना और रशिया ईरान की मदद नहीं कर पा रहे, सिर्फ इंटेल में मदद कर रहे हैं, सूचनाएं देने में कि अमेरिका के ठीक अड्डे है। कहाँ हैं। वो शायद सारी सूचनाएं रशिया और चाइना ने दी है, इसीलिए इतने सटीक हमले कर पा रहा है ईरान। बट इसके साथ कोई भी दूसरा देश शामिल हो जाए वो संभव नहीं लगता। आजकल हर देश को लगता है कि युद्ध में शामिल होने का मतलब है कि मेरी इकोनॉमी को गलत रास्ते पे ले जाना। तो जब तक ना जरूरी हो युद्ध ना करें। खाली ट्रम्प को ये नहीं लगा, और उसकी इकोनॉमी भयानक कर्जे में डूबी हुई है। अमेरिका की इकोनॉमी भारी विरोध हो रहा है, वहाँ मध्यावधि चुनाव होंगे, उनका एक प्रोसेस होता है, तो ट्रम्प की रेटिंग गिरती जा रही है, वो सारी चीजें। तो सर आपने ना स्टार्टिंग में कहा था कि ट्विटर और एक्स तो अभी आया है लेकिन ये चीजें पहले से चल रही है, पर जैसे हमारे टीवी सीरियल में होता है ना, किसी हीरो या हीरोइन के लाइफ में फिर से एक्स लौट कर आता है तो बवाल होने शुरू हो जाते हैं। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि अब पॉलिटिक्स और ये जो पूरा दुनिया में जो कुछ चल रहा है वहां पर जहां एक्स आ जाता है वहां पर बवाल होने शुरू होते हैं, क्योंकि ट्रम्प के जो उस पर ट्वीट होते हैं वो बिल्कुल कोई फिल्टर नहीं होता, उस पर कुछ भी लिख देते हैं और कहीं ना कहीं वो आगे जाके बहुत बड़ी चीज क्रिएट हो जाती है। तो आपको क्या लगता है कि केवल और केवल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इतनी बड़ी चीजें हो रही है तो इस पर कुछ कंट्रोल नहीं होना चाहिए? सोशल मीडिया से इतनी बड़ी चीजें नहीं हो रही, जैसे मतलब ये जो युद्ध हुआ या इसमें जो कुछ हो रहा है उसमें सोशल मीडिया का बहुत कोई योगदान नहीं है, बट उसके कारण अफवाहें जैसे फैलती है। अब जैसे आप कह रहे हैं ये लाइनें वाइनें लग रही है एलपीजी वगैरह के लिए, ये सब के लिए सोशल मीडिया बहुत बड़ा जिम्मेदार है। जी। क्योंकि पहले सूचनाएं आती नहीं थी, अब सूचनाएं एकदम लाइव वायर की तरह आती है, तुरंत आती हैं, कई चीजें होती है। ट्रम्प जैसे लोग पोस्ट करते हैं और उस पर फिर रिएक्शन आते हैं, तो एक अलग चीज। तो सोशल मीडिया का अपना रोल है, वो चलेगा। आप टेक्नोलॉजी को कैसे रोकेंगे? लेकिन अभी जैसे दो तीन चीजें हुई। एक्स ने अभी एक नियम बनाया कि युद्ध के बहुत सारे फेक वीडियो आ रहे थे पहले 2-3 दिन तक। बिल्कुल। तो उसने कहा कि अगर कोई फेक वीडियो, एआई जनरेटेड वीडियो डालता है तो हम उसको 90 दिन के लिए बैन कर देंगे। तो आप जो कह रहे हैं कि कोई रोक नहीं होनी चाहिए, वो इन प्लेटफॉर्म की तरफ से ही आएगी, और आने वाले टाइम में और ज्यादा आएंगी। लेकिन सर एआई जनरेटेड वीडियो से ज्यादा जो वीडियो गेम्स है उनके वीडियो ज्यादा है। अमेरिका के पेंटागन ने या उनकी एयरफोर्स ने या डिफेंस वालों ने
एक वीडियो ऐसा डाला जिसमें वो ड्यूटी ऑफ कोल या कौन सा वीडियो, कॉल ऑफ ड्यूटी एक जो है वीडियो गेम, हाँ जी, उसके सीन उन्होंने डाल दिए कि हम ईरान पे इस तरह से हमला सेम टू सेम सर इंडिया पाकिस्तान की वॉर के टाइम पर भी हुआ था। उनकी तरफ से एक वीडियो आया था जिसमें उन्होंने हमारे विमान को गिराने का वीडियो डाला था, बाद में उसको लोगों ने रिसर्च किया तो पता चला ये तो वीडियो गेम का है। पाकिस्तान पे जो हमला किया भारत ने हर हमले का, हर एयरपोर्ट का, हर आतंकवादी अड्डे का रियल पिक्चर सैटेलाइट से लिया हुआ या दूसरा दिया, एकदम प्रमाणिक वीडियो उन्होंने डाले। पाकिस्तान अभी भी एक भी वीडियो फुटेज ऐसा नहीं डाल पाया जिसमें दे पाया जिसमें क्लियर पता चले कि भारत के इस हिस्से में इन्होंने तबाही मचाई। पर उन्होंने सर अपने जो मिलिट्री के हेड्स थे उनको अवार्ड जरूर दे दिए कि भाई ये गिरा के आए हैं, इवन उनको पकड़ के कहा ये है जिन्होंने गिराया था विमान। ये कॉन्स्पिरेसी तो चल रही है और भारत के विमान तो गिरे हैं, बट कितने गिरे हैं, क्या गिरे हैं, उनके कितने गिरे हैं, ये शायद इतिहास में दर्ज है। सालों बाद कोई सेना अध्यक्ष कभी कोई किताब लिखेगा तो शायद उसमें सामने आएगा। सर ऑलरेडी बहुत सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की। एक लास्ट और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अभी जो हमने देखा है कि इंडिया फिलहाल एकदम सेंटर में है, ना इधर है ना इधर वाला है। पर एक टाइम पहले की बात है जब इंडिया पर टैरिफ बहुत ज्यादा हो चुका था, उस समय पर हमें रशिया, चाइना और इंडिया एक फ्रेम में नजर आए थे और वो बहुत बड़ा स्टेटमेंट था पूरी दुनिया के लिए। लेकिन अब इस वॉर के टाइम पर इंडिया की दोस्ती इसराइल के साथ भी है, रशिया के साथ भी है, लेकिन दोनों के ग्रुप अलग अलग है। इंडिया का हथियार भी दोनों तरफ से लेता है। अब अगर चीजें और ज्यादा बेकार होती है, दुनिया युद्ध की तरफ जाती है, वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जाती है, तो इंडिया हमें किस गुट में नजर आ सकता है? अभी कहा जा रहा है कि दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है। वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब हो गया कि कौन किसके साथ है, कौन सा ये गुट है, कौन आगे जाके किसके साथ रहेगा, किसका अलाई कौन है, तो पूरा वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है। ऐसे में मुझे कुछ हद तक ये ठीक लगता है, बच्चियों पे हमला हो और आप संवेदना व्यक्त ना करो, ये तो मैं बहुत निंदनीय बात मानता हूँ, लेकिन खुलकर ये नहीं किसी के साथ नहीं आना, वो अभी सूझबूझ वाला काम है। आपको लो प्रोफाइल रहना चाहिए जब तक क्लियर ना हो जाए कि भाई क्या होने वाला है आगे दुनिया में, तब तक आप कोई साइड ना लें, बिल्कुल वो ठीक रहे। ओके, तो होपफुली बहुत सारी चीजें मुझे तो आज समझ में आई, क्योंकि मैं बहुत दिनों से बस ऑन सोशल मीडिया ही देख रहा था ये चल रहा है वो चल रहा है, तो मैंने सोचा था कि आज सर से इस बारे में चर्चा करेंगे और पक्का कुछ ना कुछ जानने को मिलेगा। होपफुली सब लोगों को भी जानने का मौका मिला होगा, तो ऐसे ही हम लोग चर्चाएं करते रहेंगे। जियोपॉलिटिकल ये जो विषय होते हैं बड़े गूढ़ होते हैं, इसका मैं ना तो मैं एक्सपर्ट हूँ, हम वैसे भी जर्नलिस्ट हर चीज का थोड़ा थोड़ा ज्ञान रखते हैं, तो इसके एक्सपर्ट बहुत सारी चीजें आपको बता सकते हैं, बट मोटा मोटा ये चल रहा है कि भाई भारत ने का जो स्टैंड है वो ठीक लगता है। ट्रम्प के सनकीपन के कारण युद्ध हो रहा है जी, ईरान जो है एक टक्कर दे पा रहा है, तो बड़ा कियोस सा हो रहा है, बट ठीक है। बाकी सर पब्लिक से जानते हैं कि उनका क्या रुख है इन सारी चीजों पर, तो होपफुली जो लोग लास्ट तक जुड़े हैं वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताकर जाएंगे कि आपको क्या लगता है कि इंडिया का क्या रुख होने वाला है, और ये हम लोग वर्ल्ड वॉर 3 की ओर बढ़ रहे हैं या फिर से चीजें सॉर्टेड होने वाली है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइए और सब्सक्राइब कर देना चैनल को फटाफट से।